गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने नाउन क्लॉजेस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। जैसे कि मैं अपनी पिछली कक्षाओं से ये बताते आ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन से एडजेक्टिव, एडवर्ब या हमारे नाउन पर उठते हैं, उस पर, उन वर्ड पर ध्यान रखना है। खैर, साथ ही उनके कार्य पर ध्यान रखना है। तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव का काम क्या है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसको डिफाइन करना, उसको क्वालिफाई करना। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो वो भी एडजेक्टिव फ्रेज है। सिर्फ उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो सब क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। लेकिन वो क्वालिफाई नहीं करते बल्कि किसी नाउन या प्रोनाउन के समतुल्य काम करते हैं, तो वो नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज कहलाएंगे, जो अपन पहले ही देख चुके हैं। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। An adjective clause is a group of words of a dependent clause in a sentence which qualifies a noun or qualifies or defines or gives information about a noun और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। जो क्या है, किसी नाउन या एक नाउन के, एक प्रोनाउन के क्या है, जो मेन क्लॉज में उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो सारे डिपेंडेंट क्लॉज है, सारे क्लॉज हैं, उनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इसलिए वो क्लॉज हैं। सेंटेंस के भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज। इसको हम क्या है, रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कंजंक्शन विच इज़ यूज्ड इन दिस क्लॉज, क्योंकि जो कंजंक्शंस इस क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं, इज़ आइदर अ रिलेटिव प्रोनाउन और आ रिलेटिव एडवर्ब। या तो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है या रिलेटिव एडवर्ब होता है। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव एडवर्ब क्या हैं, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये हमारे इतने से बनते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस। कुल मिला के इतने कंजंक्शंस एडजेक्टिव क्लॉजेस में इस्तेमाल होते हैं। और चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात और नोट करनी है इससे पूर्व। इट गिव्स आंसर टू द क्वेश्चन विच और व्हाट काइंड ऑफ। ये क्या है, विच या व्हाट काइंड ऑफ प्रश्न का जवाब देता है, रेज्ड ऑन अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। ये जब ये विच या व्हाट काइंड ऑफ का प्रश्न जब उस नाउन जो आया हुआ है, जो प्रोनाउन आया हुआ, उस पे बोले, जैसे हम नाउन क्लॉज में वर्ब पे या प्रपोजिशन पे व्हाट का क्वेश्चन रेज करते थे और जवाब में क्लॉज आता था, तो वो नाउन क्लॉज कहलाता था। इसी तरह अगर मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन जो है, उस पे अगर हम एक क्वेश्चन विच या व्हाट काइंड ऑफ पूछें और जवाब में वो क्लॉज आए, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। गॉड हेल्प्स, हेल्प्स, ईश्वर मदद करता है।
अब क्वेश्चन है टू whom whom का जवाब तो क्या है, नाउन। वो whom या what का जवाब अगर वो शब्द के रूप में है, फ्रेज के रूप में, तो नाउन या नाउन फ्रेज होता है। तो यहाँ तो शब्द है, प्रोनाउन है दोस्त। और whom का जवाब हो गया उनकी। अब आती है किसकी, विच पीपल, किस प्रकार के लोग, किन की, विच या व्हाट काइंड ऑफ लोग, उनकी। तो किन की, हु हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की मदद करते हैं। तो इस तरह ये दोज जो शब्द है उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और अब अगला उदाहरण देखते हैं। द बॉय हु इज wearing a blue cap is my the boy who is wearing a blue cap is my friend। लड़का जो कि क्या है, नीली टोपी पहना हुआ है। तो द बॉय, विच बॉय, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये मेन क्लॉज है हमारा। क्लॉज क्या है, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप इज़ माई फ्रेंड, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा मित्र है। विच बॉय, अब क्वेश्चन उठता है विच बॉय, जहाँ विच का क्वेश्चन जिस नाउन पे उठ रहा है उसके तुरंत बाद हमारा क्लॉज आ जाना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज को ये ऐसे नहीं लिखें कि द बॉय इज़ माई फ्रेंड हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप, वो लड़का मेरा मित्र है जो कि लाल टोपी पे, वो लड़का जो कि नीली टोपी पहना हुआ मेरा मित्र है। तो हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप, ये तुरंत उस जिसको नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है विच बॉय, उसके तुरंत बाद लग जाना चाहिए। तो ये विच का जवाब है। यहाँ अगर हम फिर वही क्वेश्चन करें तो विच बॉय, तो नाउन के वो नाउन या प्रोनाउन इसके साथ जुड़ जाते हैं विच के साथ या व्हाट काइंड ऑफ के साथ। अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। द मोमेंट इज लॉस्ट, द मोमेंट which is lost is lost forever, lost forever, जो मोमेंट चला गया, जो क्षण चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। तो द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर, ये भी उसी तरह है, द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। विच इज़ लॉस्ट जो ये यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये विच मोमेंट विच इज़ लॉस्ट जो कि कौन सा क्षण जो कि चला गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विच इज़ लॉस्ट मोमेंट को डिफाइन कर रहा है, विच क्वेश्चन का ये भी जवाब है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है और मेन क्लॉज के नाउन को डिफाइन कर रहा है। मेन क्लॉज यहाँ क्या है, द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, क्योंकि अब इसको बीच में हमको डालना पड़ता है, जिसको डिफाइन कर रहा होता है क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज वहीं लग जाता है, ताकि मीनिंग में स्पष्टता रहती इससे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। सो आई हैव फाउंड द थिंग, आई हैव फाउंड द थिंग, I have found the thing which, I have found the thing that I have been looking for, that I have been looking for, मुझे वो चीज़ मिल गई जिसकी मैं तलाश कर रहा था, या जिसकी मैं तलाश में रहा हूँ, वो चीज़ मिल गई। तो आई हैव फाउंड
व्हाट आई हैव फाउंड द थिंग क्या हो गया, व्हाट का जवाब है यानी कि नाउन फ्रेज हो गया। अब विच थिंग, अब बात आती विच थिंग, विच का जवाब क्या है, दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। ये इसको डिफाइन कर रहा है उस थिंग को, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसके बाद अगला हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर दोज orphan children, these are those orphan children these are those orphan children whose parents lost their lives in the war। ये वो ऑर्फन चिल्ड्रन, दीज आर व्हाट, दीज आर दोज ऑर्फन चिल्ड्रन, वो यतीम बच्चे हैं। विच चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन, हुज पेरेंट्स, ये जवाब आ गया उस विच या व्हाट काइंड ऑफ का, हुज पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे उन चिल्ड्रन को डिफाइन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, और वो जो नाउन फ्रेज है या नाउन चिल्ड्रन को डिफाइन कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom you wanted to see, ये वो बच्चे हैं जिनसे ये लड़का है जिससे आप मिलना चाहते थे। दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉय, विच बॉय, whom you wanted to meet, जिससे आप मिलना चाहते थे। तो whom you wanted to meet द बॉय को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ हमने रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस को देख लिया है। अब एडजेक्टिव क्लॉजेस के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस के बाद हम रिलेटिव एडवर्ब बेस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस को देखते हैं, और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस की चर्चा करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं अन्य उदाहरण हमारे रिलेटिव एडवर्ब बेस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस। देखते हैं उदाहरण, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वो स्कूल है। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्कूल विच स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये विच का जवाब हो गया, विच स्कूल। तो यहाँ वेयर कंजंक्शन जो है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है, और ये वेयर आई स्टडीड ने विच प्रश्न जो स्कूल पे उठाया गया था उसका जवाब दिया। इस तरह से ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, दिस इज दैट नेवल बेस where the Japanese army dropped bombs
ये व्हाट दिस इज दैट नेवल बेस, दैट नेवल बेस नाउन फ्रेज हो गया। विच नेवल बेस, वेयर द जापानीज ड्रॉप्ड द एटम बॉम्ब, तो ये उस नेवल बेस को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये भी वेयर द जापानीज ड्रॉप्ड, जापानीज आर्मी ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब, ये भी क्या है आपका, क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब इसके बाद वेयर के बाद हम एक उदाहरण वैन का ले लेते हैं। वैन किस तरह ये काम करता है इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए, इट वॉज द डे when we were about to set on a voyage। ये वो इट वॉज, व्हाट वॉज इट, द डे, विच डे, वैन वी वर अबाउट टू सेट ऑन अ वॉयज, जब हम क्या है एक समुद्री यात्रा पर, लंबी समुद्री यात्रा पर निकलने वाले थे। ये उस समय से संबंधित डे को कर रहा है। जब इसको स्थान से संबंधित होता है तो वेयर लगा देते हैं, समय से संबंधित किसी नाउन को डिफाइन करता है तो वैन लगा देते हैं। और इसी तरह जब किसी कारण और किसी चीज़ को किस तरह से किया गया उसके लिए तो वाई और वैन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दिस वॉज द रीज़न वाई ही लेफ्ट द पैलेस, यही वो कारण था कि उसने क्यों महल छोड़ा। तो दिस वाज, व्हाट वाज दिस, द रीज़न, वो रीज़न यहाँ नाउन हो गया, नाउन फ्रेज के रूप में। और वाई ही लेफ्ट द पैलेस, ये उस विच डे है ना, विच रीज़न, वाई ही लेफ्ट द, व्हाट काइंड ऑफ रीज़न, विच रीज़न, तो ये जो है उस नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये भी एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज में आएगा। अब दिस इज द ओनली वे, व्हाट दिस इज द ओनली वे, नाउन फ्रेज। अब इसके बाद हाउ वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, ओवरकम दिस सिचुएशन, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस परिस्थिति से उबर सकते हैं या इस परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। तो ओनली वे, वे को डिफाइन कर रहा और यहाँ हाउ के साथ किस ढंग से हम उसको मतलब सिचुएशन को विन कर सकते हैं, जी से ओवरकम कर सकते हैं, उसको विजय हासिल कर सकते हैं। तो इसको वो वे को डिफाइन कर रहा है। इस तरह से ये भी क्या है हमारा नाउन क्लॉज, सॉरी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। अब कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज दो टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप के जो एडजेक्टिव क्लॉज हैं उनको हम देख लेते हैं। वैसे एक टाइप तो हम ये सारे उदाहरण एक ही टाइप के एडजेक्टिव क्लॉज के थे, वो है डिफाइनिंग। दो तरह के क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस अगर हम इसको देखते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। पहला
डिफाइनिंग जो अभी तक हमने देखे हैं वो डिफाइनिंग क्लॉज हैं। डिफाइनिंग क्लॉज, ये इसकी खास बात होती है, इट इज़ नॉट मार्क्ड ऑफ बाय कॉमा। इट इज़ नॉट मार्क्ड ऑफ बाय कॉमास, ऑफ बाय कॉमास, कॉमा और कॉमास। क्या है, डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है वो जिस नाउन के या प्रोनाउन को डिफाइन करता है उसके तुरंत बाद आ जाता है, तो उसकी विशेषता बतलाता है, इसलिए मतलब उसी को डिफाइन करता है, इसलिए इसको कॉमा से अलग नहीं करते। लेकिन जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है, नॉन डिफाइनिंग, वो भी उसी नाउन या प्रोनाउन के बाद तो आता है वो भी, लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं करता बल्कि उसके इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब दैट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता। इट इज़ इट इज़ मार्क्ड ऑफ बाय कॉमास। और डिफाइनिंग जो है, जिसको सोच रहे हैं कि हम कॉमा लगाएंगे, नहीं, उसमें कॉमा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज उल्टा मत सोचिए, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्या है, उसमें कॉमा लगता है, मार्क्ड ऑफ बाय कॉमास, क्योंकि ये उसको डिफाइन नहीं करता बल्कि उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर ही लिखा था कि एन एडजेक्टिव क्लॉज वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड से डिपेंडेंट क्लास का जो क्वालिफाई, डिफाइन या इन्फॉर्मेशन देता है। और इसमें क्या है, जो आने वाले कंजंक्शंस होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अब हम देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग उदाहरण देखिए, थोड़ा सा अगर ये गड़बड़ है, कई जगह अपन बिल्कुल डिफाइनिंग की तरह लिख देते हैं लेकिन मीनिंग पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और काफ़ी खतरा भी हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे लिखा हिज वाइफ हु lives in Bangalore has come। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो गया, आपका डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। और डिफाइन क्लॉज हो गया यानी कि आपने क्या किया, वाइफ को डिफाइन किया है, उसकी क्या है, बेंगलोर वाली वाइफ आ गई है, ठीक है ना, बेंगलोर वाली हो गई यहाँ पे। इस चीज़ को थोड़ा मार्क करिए। अगर हम उसके सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि भाई उसकी वाइफ है, वो बेंगलोर में रहती है, ये हम सामने बतलाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हिज वाइफ हु लिव्स इन बेंगलोर, who lives in Bangalore has come। तो ये क्या हो गया आपका, ये कॉमा से मार्क्ड ऑफ हो गया। यहाँ आपने वाइफ को डिफाइन नहीं किया है, यहाँ आपने क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो बेंगलोर में रहती है, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहलाएगा। तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या है, मार्क्ड ऑफ बाय कॉमास, कॉमास से मार्क ऑफ करना ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो वो डिफाइनिंग हो जाता है। तो कई जगह ये बहुत खतरे की झंडी भी हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता सेंटेंस का, बीच में हम डालते हैं एब्रप्ट स्टॉप आता है, या तो उसके आगे डैश लगता है और जहाँ वो ख़त्म होता है वहाँ डैश लगता है। अगर सेंटेंस एंड हो जा रहा है उससे तो फुल स्टॉप लग जाएगा, सिर्फ एक कॉमा आगे आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये पंक्चुएशन की बात होती है, कई जगह हमें बहुत केयरफुल होना होता है। चलिए हम और इसी तरह देख लेते हैं, सरोजनी नायडू। अब जैसे हमने ये लिखा सरोजनी नायडू, यहाँ पे आगे कॉमा लगा दिया, हु इज़ नोन एज
known as the nightingale of India। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये बीच में क्या है, सरोजनी नायडू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, ये मतलब सेंटेंस का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, केवल अधिक जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो सरोजनी नायडू हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हैज़ written this poem, has written this poem। ठीक है। अब देखिए इसको अगर ऐसा लिखते कि दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय सरोजनी नायडू हैज़ बीन रिटन बाय सरोजनी नायडू। अब इसके बाद लिखते हैं हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पैसिव वॉइस में लिखा तो ये पीछे आ गया है, केवल एक ही कॉमा लगेगा यहाँ पे और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आज हम एडजेक्टिव क्लॉज की सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में अब हम जब पढ़ेंगे तो किस विषय में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे कंबाइंड, डबल सेंटेंस हो तो कैसे उनको कंबाइन करा जाता है, कब हमें इनमें से किस कंजंक्शन का प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी एक विस्तृत जानकारी और थोड़ी पहचान का तरीका हम देखेंगे। तो आप इतने समय तक मेरे साथ बने रहे, आपने वीडियो को ध्यान से देखा, मेरी क्लास को सुना और इसको अच्छी तरह से समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।